स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो एटम का अगर स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है और ये पूरा अंदर से आपका फिल्ड है अंदर से, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस जो है वो एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब इसके जब हम बाहर की तरफ आना शुरू होंगे तो फिर इसके बाहर हमको मिलते हैं शेल्स। अब ये शेल्स क्या है, तो शेल्स के अंदर क्या होता है, जब हम शेल्स की बात करते हैं तो शेल्स के अंदर क्या होता है, आप देखो इस तरीके से शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8, इस तरीके से। अब हम जो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, जो हमारा न्यूक्लियस है वो हमारा सेंट्रल पार्ट है और वहीं से पूरा एटम गवर्न होता है, ठीक है। अब गवर्न होता है से मेरा मतलब ये है कि पूरा जो सेंट्रल फोर्स है जिससे एक एटम बंधा हुआ है वो फोर्स आपका कहाँ से आता है, वो आता है न्यूक्लियस से, ठीक है। मूविंग ऑन, चलिए, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिक 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में आप जानते हैं, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नल, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है सच। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और उसका जो मास है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और उसका जो मास है, पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास होता है मास उसका होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kgs। और प्रोटॉन की अगर हम चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो प्रोटॉन कितने होते हैं न्यूक्लियस में, वो उसका एटॉमिक नंबर है, जिसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा और उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ऐसा सच नहीं होता है, लेकिन उसका मास होता है और मास उसका प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, बल्कि कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उन दोनों को मिला करके हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस वासी, यानी न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो सम है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उसको हम मास नंबर बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम कोई एलिमेंट लिखते हैं तो उसको जब हम स्पेसिफाई करते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट X है तो उसको लिखेंगे कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बारे में हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो उसका तरीका ये रहता है कि आपने जो एलिमेंट है उसके मतलब जो एटॉमिक नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है नीचे वाली साइड पे और जो मास नंबर है उसको ऊपर वाली साइड पे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं आपके क्लोरीन की, तो क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 17 होते हैं और इसका मास नंबर 35 होता है, यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 35 है। और अगर मान लीजिए कि न्यूट्रॉन आपके कितने हैं, 17 हैं, आप इसमें माइनस करेंगे 18 न्यूट्रॉन निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये नोट करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो मास है वो नेग्लिजिबल होता है उसके प्रोटॉन के या न्यूट्रॉन के मास से। अगर हम कंपेयर करें, मतलब किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन उसका चार्ज जो है वो कंपेरेबल होता है टू दैट ऑफ प्रोटॉन, पर उसका मास बहुत कम होता है, बहुत ही कम मास होता है, जिस वजह से हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास के साथ, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर बोलते हैं। एक एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है क्योंकि जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो बैलेंस आउट कर रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को, दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज उस पर नहीं आता है। तो अगर Z एटॉमिक नंबर है और A मास नंबर है एटम का, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज इक्वल टू Z।
and number of neutrons is A minus Z, that is mass number minus Z. Now coming to isotopes. ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ये सब हमने बहुत सुना है केमिस्ट्री में, है क्या ये समझ लेते हैं। तो जो सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है Z, लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है A, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब उसका एटॉमिक नंबर सेम है, उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बस अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जिन दो एलिमेंट्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम आइसोटोप बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम जिसका मास नंबर 1 है, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। ड्यूटीरियम जिसका मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। और ट्राइटियम जिसका मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटियम को हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन भी कहते हैं। ड्यूटीरियम को हम हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। और दोनों ही जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, उनका एक प्रोटॉन होता है उनके न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, लिथियम के 3 आइसोटोप हैं, लिथियम 6, लिथियम 7 और लिथियम 8, यानी कि इनके मास नंबर में अंतर है। लिथियम 6 में 3 न्यूट्रॉन्स हैं, लिथियम 7 में 4 न्यूट्रॉन्स हैं, लिथियम 8 में 5 न्यूट्रॉन्स हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये एक टेबल दे रखी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनको हम डिनोट करते हैं 12(6C), 13(6C) और 14(6C) से। कार्बन 14 बोलते हैं लास्ट वाले को, और पहले वाले को कार्बन 12 बोलते हैं। तीनों ही आइसोटोप्स जो हैं कार्बन के, उनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है उनके न्यूक्लियस में। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं जिनको हम 3517Cl से डिनोट करते हैं और 3717Cl से डिनोट करते हैं। 3717Cl से डिनोट करते हैं। एक फैक्चुअल बात यह है कि टिन का जो एटॉमिक नंबर है वो टिन के 10 आइसोटोप्स हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स अगर किसी के पास है वो, तो टिन के पास है, और टिन को हम Sn से डिनोट करते हैं। अब आते हैं आइसोबार्स पे। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स हैं जिनका सेम मास नंबर है, मास नंबर सेम है, और अलग अलग उनका एटॉमिक नंबर है, उनका Z अलग अलग है, तो हम उनको आइसोबार्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्गन का जो मास नंबर है और कैल्शियम का जो मास नंबर है वो सेम है, तो ये आइसोबार्स हो गए। हालांकि सेम एलिमेंट्स नहीं है, बस इनका मास नंबर सेम है। तो जब भी 2 एलिमेंट का मास नंबर सेम होगा, हो सकता है उनका एटॉमिक नंबर बहुत अलग हो एक दूसरे से, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स बोलते हैं। अब आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है? आइसोटोन्स वो एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अलग है। जैसे कि हाइड्रोजन 21H और हीलियम 32He, ये आइसोटोन्स हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियाई है इन एलिमेंट्स के, इनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। न्यूट्रॉन का नंबर सेम कैसे है? देखो, हीलियम के पास 2 एटॉमिक नंबर है, तो 2 तो प्रोटॉन होंगे, बाकी बचा कितना? 1। हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर है, तो 1 तो प्रोटॉन होगा, बाकी बचा कितना? 1। तो यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 20 न्यूट्रॉन्स जिनके पास हैं, ऐसे आपके 5 एलिमेंट्स के एटम हैं, ठीक है, जो कि आपस में आइसोटोन्स हैं। सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और कैल्शियम है। अच्छा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें और न्यूक्लियर फोर्स की बात अगर हम करते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, कम डिस्टेंस पे काम करती हैं, न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बांधती हैं। ये जो फोर्स है ये प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है। अगर प्रोटॉन का नंबर किसी न्यूक्लियस में ज़्यादा है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन से, या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो ऐसे केस में वीक हो जाती हैं,
और यहाँ पर जो न्यूक्लियस रहेगा ऐसे एलिमेंट का, वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी डिसइंटीग्रेट करने की, यानी न्यूक्लियस के अंदर टूटने की टेंडेंसी होगी। तो ऐसा होता है एलिमेंट्स के केस में जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा है, 82 से बड़ा है। लेड के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। अभी रेडियो एक्टिविटी क्या है इसको समझना पड़ेगा ना पहले। तो जो डिस्कवरी है रेडियो एक्टिविटी की वो 1896 में फ्रेंच साइंटिस्ट ने की थी जिनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल प्योरली एक्सीडेंटली उन्होंने डिस्कवरी की थी, मतलब इंटेंशनल डिस्कवरी नहीं थी। उन्हें ही पता चला सॉल्ट उनके पास था यूरेनियम का, और उस सॉल्ट के प्रेजेंस में जो फोटोग्राफिक प्लेट्स थी उन पे फॉग आ रहा था, हेविली फॉग हो रही थी वो। तो ब्लैक पेपर में वो बंद थी लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक लेयर जमा हो रही थी। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो यूरेनियम सॉल्ट है वो किसी न किसी प्रकार की रेडिएशन को इमिट कर रहा है जो कि एक्सरे जैसी है, जो हम देख नहीं पा रहे पर वो निकल रही है वहाँ से और वो उस जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर असर डाल रही है। तो ये जो रेडिएशंस थी इनको नाम दिया गया बैक्यूरेल रेज। और बाद में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरी क्यूरी ने बैक्यूरेल रेज, बाद में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पीरी क्यूरी को पता चला कि एक और होता है यूरेनियम का जिसका नाम पिच ब्लेंड है, वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है प्योर यूरेनियम से। तो रेडियो एक्टिविटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो प्रोसेस जहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा हो, रेज निकल रही हो किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस इमिशन रेडिएशन का शो करते हैं उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि पोलोनियम, थोरियम, रेडियम, यूरेनियम वगैरह वगैरह, इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। एटॉमिक नंबर के वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ये सब्सटेंसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। कोई भी फिजिकल या केमिकल कंडीशन जैसे कि हीटिंग, फ्रीजिंग, केमिकल ट्रीटमेंट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना, इनकी वजह से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो बदल सकता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिविटी का जो फेनोमेनन है वो एक न्यूक्लियर फेनोमेनन है। रेडियो एक्टिविटी अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस के फॉर्म में हम समझते हैं। अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या है ये आपने सुना होगा। तो रदरफोर्ड और उनके साथी, उनके कोवर्कर को ये पता चला कि जो बैक्यूरेल रेज हैं वो 3 तरीके की होती हैं, वो यूरेनियम सॉल्ट वाली वो 3 तरीके की होती हैं। उन्होंने एक छोटा सा सैंपल लिया रेडियम का, एक ब्लॉक में, लेड के ब्लॉक में रेडियम का थोड़ा सा सैंपल लिया, उसमें छोटी सी ओपनिंग रखी टॉप पे और इससे एक नैरो बीम रेज की प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो कि ब्लॉक के टॉप में से निकल रही थी। अब ये जो रेज थी ये लेड की दीवारों में जो घुस रही थी वो सरफेस तक मतलब एब्जॉर्ब हुए जा रही थी, पहले लेड की दीवारों में सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो जस्ट अ सेकेंड तो जब इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स को रखा गया बीम के साइड में, ठीक है, तो जो पाथ था कुछ रेस का वो लेफ़्ट में झुक गया, कुछ राइट में झुक गई और कुछ जो है वो बेंड नहीं हो पाई, ठीक है, और पूरी तरह बेंड नहीं हो पाई। तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिबिट हुई, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से भी सेम इफ़ेक्ट आया। तो जो रेज थी वो लेफ़्ट में जा रही थी, उनको अल्फ़ा रेज कहा गया, अल्फ़ा पार्टिकल्स कहा गया। ये वो रेज हैं जो कि आपकी लेफ़्ट में जा रही थी। जो रेज आपकी राइट में गई बेंड होकर के उनको बीटा रेज कहा गया, और वो रेज जो कि स्ट्रेट चली गई अनडिविएटेड उनको गामा रेज कहा गया। जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डिविएट होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल से, ये एक फैक्चुअल बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियम का छोटा सा सैंपल है जिसको लेड के ब्लॉक में रखा गया। अब यहाँ से जो रेज हैं वो जैसे ही बाहर निकल रही हैं तो जब इन पे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है तो फिर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पर और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर जो डायरेक्शन ऑफ रेज है वो सेम है। अल्फ़ा रेज फिर से आपको लेफ़्ट में जाती दिखेंगी, बीटा रेज राइट में जाती दिखेंगी और गामा रेज जो हैं वो अनडिविएटेड सीधी चली जाएंगी।
नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्यों ये डिविएट कर रही हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इसको समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी अनअल्टर्ड रहती है किसी भी फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट से या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं उनके ऊपर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ था जो कि किसी भी प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स को चेक कर सके, अगर वो उनको हिट कर रहा है तो, ठीक है, तो वो उनको डिटेक्ट कर सकता था, ठीक है, उनको पता कर सकता था, उसको पता चल जाता कि कोई पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल टकराया है या नहीं। तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होने की वजह से अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज ना हो तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिविएट नहीं करेंगे। डिविएशन तभी पॉसिबल है तब उसके अंदर थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। अगर पोटेंशियल उसके अंदर नहीं है डिविएट होने का तो वो डिविएट होगा भी नहीं, ठीक है। तो गामा रेडिएशंस जो है वो अनचार्ज है, इसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं। वही जो मैं आपसे कहना चाह रही थी, किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट होने के लिए चार्ज होना ज़रूरी है। अब आते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और सेम कॉम्पोजिशन होता है। न्यूक्लियस जैसे हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है वैसे ही एक अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 4,2He से। अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो एक सिंगल आयनाइज हीलियम आयन बन जाता है, ठीक है, हीलियम आयन बन जाता है He+। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो बन जाता है हीलियम एटम, सही है। तो अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली हुआ क्या, ये समझ में आया आपको? मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किए हुए हैं, खाली न्यूक्लियस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास लॉस है, कमी है। यहाँ पर देखिए 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं हीलियम एटम के अंदर। अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ गए हैं नहीं, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? तो अल्फ़ा पार्टिकल की एक बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनको यूज़ किया जाता है एटॉमिक न्यूक्लियाई को बम्बार्ड करने के लिए, यानी किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उस पर इनको डाला जाता है ताकि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सके बिकॉज ऑफ देयर हाई काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो ये काम आसान हो जाता है। अच्छा, ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हर अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो है वो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो एक प्रोटॉन का मास कितना था? 1.6 × 10⁻⁻27। उसी का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाता है 6.68 × 10⁻⁻27 kg। तो 4 प्रोटॉन के बराबर होता है एक अल्फ़ा पार्टिकल का मास। अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से। अल्फ़ा पार्टिकल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। इनकी जो इनिशियल स्पीड है वो वैरी कर सकती है 1/10 से 100 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट तक, यानी स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 से लेकर के 100 टाइम्स हो सकता है एक अल्फ़ा पार्टिकल की स्पीड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना फास्ट मूव कर रहा है। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स में लार्ज मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो आयनाइज कर सकते हैं एटम्स को, उनके पाथ में जो भी एटम आएगा उसको वो आयनाइज कर देंगे। इनकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो बहुत हाई होती है, इतनी हाई होती है कि बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये किसी भी दूसरे रास्ते में आने वाले एटम को आयनाइज कर सकते हैं और गामा रेस के 10,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये किसी रास्ते में आने वाले एटम को आयनाइज कर सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास बहुत ज़्यादा होता है और वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो कम होता है। 1/10 ऑफ द 100th ऑफ द बीटा पार्टिकल एंड 1000 ऑफ द गामा रेस, ठीक है। मास बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो आपकी तो इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है यानी किसी दूसरे के अंदर घुसने की जो पावर है वो बहुत कम होती है, 1/100 होती है बीटा पार्टिकल, क्योंकि बीटा पार्टिकल का मास कम है, इनका मास भी ज़्यादा है। ये आपको समझना पड़ेगा, मास के होने से भी
जो वेलोसिटी है और जो पेनिट्रेटिंग पावर है दोनों ही कम हो जाती हैं। जिसका मास कम है, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो भीड़ में बहुत आसानी से घुस सकता है, वहीं एक बहुत हैवी सा इंसान है, बड़ा सा इंसान है, तो वो भीड़ में इतनी आसानी से नहीं घुस सकता क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए रहेगा। बच्चा बीच में से कहीं से भी घुस जाएगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर स्ट्रांग हो गई और आदमी की पेनिट्रेटिंग पावर कम हो गई बिकॉज ऑफ हिज मास। ठीक है, और बच्चा क्यों घुस पा रहा है? क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, उसका मास कम है। हवा के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो रेंज होता है वो 8 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन वो एक पीस ऑफ पेपर को या फिर हमारी जो अपर लेयर ऑफ स्किन है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इनसे बायोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है ना। अल्फ़ा पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस कर सकते हैं। फ्लोरेसेंस क्या होता है? यानी एक लाइट इमिटिंग फेनोमेनन होता है जहाँ पे लाइट रिलीज होती है फ्लोरेसेंट कलर की कुछ सब्सटेंसेस में, जैसे कि जिंक सल्फाइड में। तो ये एक प्रॉपर्टी है। अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं जब इनको गोल्ड फॉइल से या माइका शीट से पास किया जाता है। ठीक है, स्कैटर होने का मतलब वही है फैलना। तो जब गोल्ड फॉइल से पास किया जाता है, जो कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कहलाता है, और माइका शीट से पास किया जाता है, तब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बीटा पार्टिकल। ओके, बीटा पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल इज सिंपली अ वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल it's a very fast moving particle. It's basically much lighter than an alpha particle. मास बहुत कम है क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अल्फ़ा पार्टिकल से जिस डायरेक्शन में ये अल्फ़ा पार्टिकल डिविएट होगा उससे ऑपोजिट में जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, इट्स जस्ट द प्रोटॉन, इट्स जस्ट द न्यूक्लियस। एंड जो बीटा पार्टिकल है इट्स नेगेटिवली चार्ज, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बीटा पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, सेम चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही एक बीटा पार्टिकल का भी चार्ज होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 बीटा नॉट, या -1 बीटा 0, या इलेक्ट्रॉन 0 सिंपली। अच्छा, जो मास है बीटा पार्टिकल का वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है। दैट्स सिमिलर टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बीटा पार्टिकल का नेग्लेजिबल मास है, इसी वजह से वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा पार्टिकल्स। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से इमिट होते हैं, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी से, और लाइट की वेलोसिटी तक भी जा सकते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तक की स्पीड भी ये एक्वायर कर सकते हैं। तो अलग अलग स्पीड से ये इमिट होते हैं, और ये लाइट की स्पीड को भी एक्वायर कर सकते हैं ओवर टाइम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इनका मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है, 100 गुना ज़्यादा होती है 100 गुना ज़्यादा होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स के मुकाबले। और क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के पास मास होता है, इस वजह से उनके पास मास से आती है हैवीनेस। उनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से बीटा पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। बीटा पार्टिकल ईजिली ह्यूमन स्किन से पास कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा रेडिएशन डैमेज हो सकता है। अगर लेड की या लीड की थिक, आपका लेड जो है उसकी थिक शीट्स हैं, तो उनको यूज़ किया जा सकता है सेफ्टी पर्पस के लिए, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को रोकने के लिए रेडिएशन के। बीटा पार्टिकल हल्के होते हैं, तो इनकी जो आयनाइजिंग पावर होती है वो भी काफ़ी लो होती है, 1/100 ऑफ दैट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट्स पर भी असर डालते हैं, और ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बीटा पार्टिकल एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं जब इनको मेटल रोकता है, कोई हाई एटॉमिक नंबर का मेटल रोकेगा तो वहाँ ये एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे, और कोई हाई एटॉमिक नंबर और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल जैसे कि टंगस्टन अगर इनके रास्ते में आ जाता है तो ये हाई एक्सरेज प्रोड्यूस करते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ रेडिएशन, दैट इज़ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन ये ना तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की तरह है ना बीटा पार्टिकल्स की तरह है, ना अल्फ़ा रेडिएशन की तरह ना बीटा रेडिएशन की तरह है। गामा रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है, एक फॉर्म है, ठीक है।